चलो सभी को गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? एकदम धकाधक रिप्लाई दीजिए। आज फिर से हम आपके सामने हाजिर हैं सॉलिड स्टेट चैप्टर लेकर। सॉलिड स्टेट में अभी तक हम लोग एक क्लास किए हैं और एक क्लास काफ़ी लंबा और इफेक्टिव क्लास रहा था। आज उससे हम आगे बढ़ेंगे। पहले तो सभी लोग फटाफट लाइव हो जाइए। क्या आप हमको सुन पा रहे हैं अच्छे से, देख पा रहे हैं अच्छे से? यदि हाँ तो रिप्लाई दे देंगे ताकि आपकी पढ़ाई हम दोबारा फिर से शुरू कर सकें आज। ओके, चलो सुनो। हम लोग ठोस अवस्था पढ़ना शुरू किए थे और ठोस अवस्था में हम ठोस को पढ़े कि यह वैसा पदार्थ होता है जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है। फिर हम लोग पढ़े अवयवी कणों के व्यवस्था के आधार पर ठोस के प्रकार, जिसमें आपने पढ़ा दो प्रकार का होता है, एक क्रिस्टलीय होता है और एक अक्रिस्टलीय होता है। उसके बाद हम समदैशिक विषमदैशिक को पढ़े। इससे पहले हम क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में अंतर समझे कि दोनों में अंतर क्या होता है, फिर विषमदैशिक और समदैशिक को समझे। फिर जब हम उससे आगे बढ़े तो आपको ये बताया गया कि अवयवी कणों के प्रकृति के आधार पर ठोस चार प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला था आणविक ठोस, दूसरा था आयनिक ठोस, तीसरा सहसंयोजक ठोस या सहसंयोजन ठोस, और चौथा था धात्विक ठोस। जिसमें हम सबसे पहला पढ़ना शुरू किए आणविक ठोस, जिसके बारे में बताया गया कि आणविक ठोस एक ऐसा ठोस होता है जिसका घटक कण अणु होता है और ये आपस में वंडरवाल आकर्षण बल के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। फिर आप पढ़े यह तीन प्रकार का होता है, ध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। तो वह अणु जिसमें ध्रुवीय सहसंयोजन बंधन था उसको हम लोग ध्रुवीय आणविक ठोस बोले थे, जिसमें अध्रुवीय सहसंयोजन बंधन था उसको अध्रुवीय आणविक ठोस बोला गया, और जिस अणु में हाइड्रोजन बंधन का निर्माण होता है एक दूसरे के साथ उसको हम लोग बोले थे अंतर आणविक हाइड्रोजन या हाइड्रोजन अबंधित आणविक ठोस। ठीक है, तो अभी तक आप ये टॉपिक पढ़ लिए थे और पिछले क्लास में सडन से लेक्चर बंद हो गया था तो यहीं पर हम रुक गए थे, उसके बाद हम आगे पढ़ाए नहीं थे। तो आज हम शुरू करेंगे आयनिक ठोस से। ठीक है। अरे नीतीश लिख रहे हैं कि सर आज तो आप हीरो लग रहे हैं। चलो बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा बात तो हम लोग को कभी कोई बोलता नहीं, अरे हम तो काले आदमी हैं कहाँ से तुमको हीरो नजर आ रहे हैं। देखो तो आज हम शुरू कर रहे हैं आयनिक ठोस से। देखो आयनिक ठोस क्या है, ये एकदम सिंपल सा चीज़ है। आयनिक ठोस जो है ना ये बहुत साधारण बात है। जैसे देखो NaCl का जो निर्माण होता है वह किस किस चीज़ से होता है, Na प्लस से और Cl माइनस से, मतलब उसमें धनायन होते हैं और ऋणायन होता है। तो NaCl एक आयनिक ठोस है क्योंकि इसका निर्माण धनायन और ऋणायन से होता है। जैसे CaCl2 ये टूटता है तो Ca प्लस प्लस में और 2Cl माइनस में, यह भी एक आयनिक ठोस है। तो वह सभी ठोस आयनिक ठोस कहलाते हैं जिसके घटक कण धनायन और ऋणायन होते हैं। वही लिखा हुआ है, वह ठोस जिसके घटक कण धनायन तथा ऋणायन होते हैं आयनिक ठोस कहलाते हैं। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है NaCl, ये बनेगा Na प्लस और Cl माइनस से। KCl बनेगा K प्लस और Cl माइनस से। इस तरह के बहुत सारे इसके उदाहरण हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम सबको लिखें, लेकिन उम्मीद पूरा है कि आप सारी बात को समझ रहे हैं। आइए अब हम ठोस के तीसरे टाइप को देखते हैं जिसका नाम है सहसंयोजन ठोस। सहसंयोजन ठोस को ही हम लोग जालक्रम ठोस भी कहते हैं। ठीक है, नेटवर्क सॉलिड भी इसको इंग्लिश में बोला जाता है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि सहसंयोजन ठोस या नेटवर्क ठोस या जालक्रम ठोस से आप क्या समझते हैं, तो वो यही है। और ये भी एक सिंपल सा बात है, कोई ज़्यादा भारी बात नहीं है। ठीक है, देखिए क्या है ये। देखो वह ठोस जिसका अवयवी कण एक दूसरे से सहसंयोजन बंधन द्वारा जुड़ा होता है तथा जालक का निर्माण करता है उसे सहसंयोजन ठोस कहते हैं। तो थोड़ा इसको डिटेल में समझना पड़ेगा। देखिए ये कहा कि वह ठोस जिसका अवयवी कण एक दूसरे से सहसंयोजन बंधन द्वारा जुड़ा होता है, मतलब एक परमाणु दूसरे से, दूसरा परमाणु तीसरे से, तीसरा परमाणु चौथे से, ये सब आपस में सहसंयोजन बंधन द्वारा जुड़ा होता है।
और इस तरह से जुड़ा होता है कि वो एक जाल का निर्माण करे, जालक का निर्माण करे। इसी को हम लोग बोलते हैं सहसंयोजन ठोस या जालक्रम ठोस। जैसे इसका एग्जाम्पल है डायमंड, जिसको आप हीरा कहते हैं, ग्रेफाइट, SiO2, ये सब इसी के एग्जाम्पल है। चलिए अब थोड़ा सा डायमंड और ग्रेफाइट की बात आई है, और आप PDF उतारे होंगे, तो उसमें आपको यहाँ के अलावा अन्य बात भी मिलेगी, वहाँ पर फोटो आपको मिलेगा। तो वो सारी बात को हम यहाँ पर अभी समझेंगे, ठीक है, क्योंकि जितना डिटेल में वहाँ लिखा हुआ है उतना डिटेल में तो यहाँ भी नहीं लिखा हुआ है। तो हम लेकिन समझाते हुए चलेंगे उन सारी बातों को भी, आपको टेंशन नहीं लेना है। पहले तो आप समझिए सहसंयोजन ठोस को एक अ, फोटो के आधार पर, ठीक है। जैसे देखो, यदि हम हीरा की बात करें, हीरा, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबू, डायमंड। यहाँ दो चीज़ों की बातें होंगी, एक है हीरा और दूसरा है डायमंड, ठीक है। सॉरी सॉरी, हम वो क्या बोल दिए, सॉरी। एक बात होगी हीरा की और दूसरा बात होगा ग्रेफाइट का, इसका बात होगा। सबसे पहला बात आप ये जानिए कि हीरा और ग्रेफाइट दोनों एक दूसरे के अपर रूप हैं। एक्चुअल में अपर रूप वो होते हैं जिसका निर्माण एक ही तत्व से होता है। जैसे हीरा भी कार्बन से ही बनता है, हीरा भी कार्बन से ही बनता है, और ग्रेफाइट भी कार्बन से ही बनता है। मतलब शुद्ध रूप से कार्बन ही होता है हीरा में, और शुद्ध रूप से कार्बन ही होता है ग्रेफाइट में। लेकिन एक के बारे में आप जानते होंगे, दुनिया का सबसे चमकीला चीज़ है हीरा, और एक दुनिया का सबसे काला चीज़ है कोयला टाइप का ग्रेफाइट। तो जब दोनों कार्बने से बनता है, तो दोनों में इतना बड़ा अंतर कैसे है? इसमें और भी अंतर है जिसको हम स्पष्ट करेंगे, लेकिन फिलहाल सहसंयोजन ठोस को समझते हैं। आप सभी को पता होगा कि कार्बन हमेशा 4 सहसंयोजन बंधन का निर्माण करता है। तो हीरा में एक कार्बन कुल 4 परमाणु से इस तरह से जुड़ा होता है, चतुष्फलकीय शेप लिए हुए। अब देखो इस कार्बन को, ये कितने कार्बन से जुड़ा, 1 2 3 4, 4 कार्बन से जुड़ा। अब देखो, अब जो ये वाला कार्बन आप देख रहे हैं, यह कार्बन भी 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। अब देखो, अब देखिए, ये कार्बन 4 परमाणु से जुड़ा, ये कार्बन इधर 1 और इधर 3। अच्छा, ये जो कार्बन दिख रहा है, ये भी 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। ये जो कार्बन है, ये भी 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। ये जो कार्बन है, ये भी 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। अब जो आप अगल बगल सब कार्बन जोड़े, ये कार्बन भी 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। तो बाबू ऐसा है कि यदि हम सबको लिखने लगे तो लिख पाएंगे क्या? ऐसे में तो फोटो इतना कॉम्प्लेक्स बन जाएगा कि पता ही नहीं चलेगा कि हम कर क्या रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप बस ये समझिए कि डायमंड में हर एक कार्बन परमाणु 4 अलग अलग कार्बन से जुड़ा होता है। ये चतुष्फलकीय आकृति बनाता है कार्बन कार्बन के साथ, और इसको हम लोग डायमंड कहते हैं, हीरा कहते हैं। कार्बन हमेशा 4 बंधन इसलिए बनाता है क्योंकि कार्बन के बाहरी कक्षा में कुल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 बंधन बनाकर, 4 सह संयोजन बंधन बनाकर वह अपना अष्टक पूरा करता है। तो आप देख सकते हैं कि एक कार्बन परमाणु दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से किस बंधन से जुड़ा हुआ, एकल सह संयोजन बंधन से। तो ये सह संयोजन ठोस, ये सह संयोजक ठोस यानी कोवैलेंट सॉलिड कहलाएंगे। और आप देखिए कि कार्बन का जो 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में होता है, वह चारों 4 कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण किया। जैसे देखो, इस कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन देखो कहाँ कहाँ बंधन बनाया, एक ये बनाया, एक ये बनाया, एक ये बनाया, एक ये बनाया। इसी तरह से और भी जो कार्बन के एटम हैं, जैसे ये कार्बन का एटम है, तो ये सब 4 सहसंयोजन बंधन बनाया है, सब का सब। तो यदि सब का सब 4 सहसंयोजन बंधन बनाया है, तो निश्चित है कि सबका अष्टक पूरा है, और इसी को हम लोग हीरा कहते हैं। सब में सहसंयोजन बंधन बना हुआ है, तो हम इसको सहसंयोजक ठोस कहेंगे। अब देखो, ग्रेफाइट भी कार्बन से ही बनता है, लेकिन ग्रेफाइट में क्या होता है, इसको तनी ढंग से समझना। अच्छा, तनी थोड़ा सा इसमें और देखिए, कार्बन के बाहरी कक्षा में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होता है।
यदि चारों का चारों बॉन्ड बना ले तो ऐसी स्थिति में कार्बन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन बचेगा नहीं, और ऐसी स्थिति में यह कभी भी विद्युत का सुचालक नहीं होगा। कोई भी ठोस विद्युत का सुचालक सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है जब उसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन हो, फ्री इलेक्ट्रॉन हो। यदि फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो वो कभी भी विद्युत का सुचालक नहीं होगा। तो आपसे यदि ये पूछा जाए कि डायमंड कैसा ठोस है, तो आप कहेंगे सहसंयोजक ठोस है। दूसरा ये पूछा जाए कि यह विद्युत का सुचालक है या नहीं, तो आप कहेंगे नहीं, यह विद्युत का सुचालक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। अब आइए ग्रेफाइट पर, इसी का अपर रूप है। ग्रेफाइट की जो संरचना होती है ना, ये हेक्सागोनल संरचना होता है। ये ऐसी संरचना होती है। असाइनमेंट में जो बना हुआ है, आप चाहें तो फोटो बना लीजिए, और जो फोटो आपसे नहीं बने आप उसको मत बनाइए। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सब फोटो बनाइए, काहे कि ये सब फोटो पूछता नहीं है। इस तरह की संरचना होती है कार्बन में। अब आप देखिए कि एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ केवल 3 ही सहसंयोजन बंधन बनाया है, एक इलेक्ट्रॉन इसका फ्री है, मतलब ये अभी भी एक बंधन बना सकता है। तो ग्रेफाइट में क्या होता है कि ग्रेफाइट में क्या होता है कि जो ले आप जो देखे यहाँ, ये एक लेयर हुआ। अब इसी के जैसा, बिल्कुल सेम इसी के जैसा आप एक और लेयर बनाइए। देखो, ध्यान से देखना इधर। आपको क्या करना है, इसी के जैसा एक और लेयर बनाना है, फिर इसी के जैसा एक और लेयर नीचे बनाना है, फिर इसी के जैसा एक और लेयर इसके नीचे बनाना है। मतलब एक लेयर पर दूसरा लेयर, दूसरा लेयर पर तीसरा लेयर, तीसरा लेयर पर चौथा लेयर रहता है। अब देखिए, अभी देखो इस सब कार्बन के पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री है। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री है। सब कार्बन परमाणु के पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, क्योंकि आप किसी भी कार्बन परमाणु को देखेंगे तो आपको मात्र 3 गो बंधन दिखेगा। तो अब ये क्या करता है, इस पर विचार कीजिए। देखिए इधर, इसका जो एक फ्री इलेक्ट्रॉन है इसके साथ बंधन बनाता है, इसका फ्री इलेक्ट्रॉन इसके साथ, इसका फ्री इलेक्ट्रॉन इसके साथ, इसका फ्री इलेक्ट्रॉन इसके साथ, इसका फ्री इलेक्ट्रॉन इसके साथ। लेकिन ये दूरी इतनी ज़्यादा होती है कि ये बंधन बहुत कमजोर होता है, और यदि आप इस एक सतह पर दूसरे सतह को देखेंगे तो लगेगा फिसल रहा है सतह। इसीलिए ग्रेफाइट का जब पाउडर आप लीजिएगा ना, तो देखिएगा पाउडर अजीब छहलता है। कल कारखाना में ग्रीस का काम करता है ये। तो इस प्रकार इसका एक इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट फ्री रह जाता है। तो ये ग्रेफाइट का जो संरचना, आपसे कोई पूछे कि ग्रेफाइट का संरचना कैसा होता है, तो उसमें आप कहेंगे कि कार्बन हेक्सागोनल होता है, मतलब षटकोणीय होता है। हेक्सागोनल, इसको हम लोग हिंदी में लिखते हैं षटकोणीय। यदि आपसे डायमंड के बारे में पूछे कि ये कैसा होता है, तो ये आप कहेंगे कि ये टेट्राहेड्रल होता है। टेट्राहेड्रल को इंग्लिश हिंदी में चतुष्फलकीय बोलते हैं। ठीक है। और इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है, जिसमें जबकि इसमें ग्रेफाइट में हर एक कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, जिसके कारण ये विद्युत का सुचालक होता है। और इलेक्ट्रॉन के फ्री होने के कारण ही यह आपको ब्लैक दिखता है, काला दिखता है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक भी फ्री नहीं है, तो इसी वजह से ये चमकीला दिखता है। तो आपको यहाँ पर 2-3 बात पूछी जा सकती है, जिसको आप याद रखिएगा। पहला बात, हीरा और ग्रेफाइट एक सहसंयोजक ठोस है, पहला चीज। दूसरा बात पूछेगा कि सहसंयोजन ठोस के घटक कण क्या होते हैं, तो आप कहेंगे सहसंयोजक ठोस के घटक कण परमाणु होते हैं। जैसे आणविक ठोस का घटक कण अणु था, लेकिन यदि आपसे पूछे कि सहसंयोजक ठोस का घटक कण क्या होता है, तो आप बोलेंगे परमाणु। तो पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि ग्रेफाइट और हीरा कैसा ठोस है, तो कहेंगे सहसंयोजक ठोस है। दूसरा क्वेश्चन, सहसंयोजक ठोस में घटक कण क्या होते हैं, तो इसका जवाब होगा परमाणु। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि हीरा विद्युत का सुचालक है या नहीं, तो आप कहेंगे बिल्कुल है, नहीं, हीरा विद्युत का सुचालक नहीं है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है कि नहीं, तो उसमें बोलेंगे हाँ, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है।
तो आपको जो हम बोल रहे हैं ना, ये सब बात पीडीएफ में लिखा हुआ है। यदि आप कॉपी से उतारे होंगे तो आप देखिएगा वो सब आपको मिलेगा, फोटो भी ये सब लिखा बना हुआ है। तो जो फोटो आपसे बन सके बनाइए, नहीं बन सके तो कोई बात नहीं। एक दो दिन में आपको पूरा चैप्टर का असाइनमेंट मिल जाएगा। अभी तो असाइनमेंट पूरा नहीं मिला है, जितना आप पढ़े हैं, जितना आपको मिला है उतना पूरा नहीं है वो। अब जाके 36-38 पेज में आज जाके मेरा असाइनमेंट कंप्लीट हुआ है, तो हम एक दो दिन में फुल अपलोड कर देंगे। तो उसमें आप देखिएगा, जब हम अपलोड करेंगे तो दो चार गो फोटो ऐसा है जिसको स्कैन करके डाला गया है। मतलब वो फोटो ऐसा है कि वो हमसे भी नहीं बनेगा, वो 3 डायमेंशनल जटिल फोटो है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, वो सब चीज़ हम समझाएंगे आपको, इसके लिए बिल्कुल मत सोचिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। बस आपको फोटो को बनाना नहीं है, समझ लेना है। जो बने वो बना लेना है, जो नहीं बने उसको छोड़ दीजिए, खाली समझ लीजिए और इससे संबंधित क्वेश्चन कर लीजिए। आपसे फोटो इस चैप्टर में नहीं पूछता है, फोटो सिर्फ समझने के लिए जरूरी है, ठीक है। तो हीरा विद्युत का सुचालक नहीं है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। दोनों कार्बन का अपरूप है, मतलब दोनों कार्बन से ही बनता है। हीरा में कार्बन की रस संरचना चतुष्फलकीय होती है, जबकि ग्रेफाइट में कार्बन की संरचना षटकोणीय होती है। हीरा चमकीला पदार्थ है, ग्रेफाइट काला पदार्थ है। संरचनात्मक रूप से इस सब चीज़ को पूछा जाता है, तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक में दिक्कत नहीं होगा। तो ये था बाबू सहसंयोजक ठोस। अच्छा, यदि आपसे कोई पूछे कि आयनिक ठोस में घटक कण क्या होते हैं, तो बताइए तो इसका क्या जवाब दीजिएगा आप? आयनिक ठोस में घटक कण क्या होंगे? जल्दी से उस रिप्लाई दीजिए तो। स्वाति प्रिया बोल रहे हैं कि लिख के बताइए ना। तो बाबू आपको पीडीएफ मिला है ना, आप उससे लिखे नहीं? आपको पीडीएफ नहीं देखते हैं क्या? आपको हम पहले बोले हैं कि पीडीएफ लिखा हुआ तो है ही, अभी तो हम सिर्फ समझा रहे थे, ये सारी बातें लिखी हुई हैं वहां पर। हाँ स्वाति प्रिया, बिल्कुल सही जवाब है आपका, धनायन तथा ऋणायन। इसमें यदि आपसे कोई पूछे ना कि आयनिक ठोस में घटक कण क्या होते हैं, तो आप इसमें सीधा बोल दीजिए आयन। आप धनायन और ऋणायन भी बोल सकते हैं, जिसको आप केटायन और एनायन कहते हैं। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी तक कितने प्रकार के ठोस को आप पढ़ चुके? अभी तक आप पढ़े हैं 3 प्रकार के ठोस को। सबसे पहला क्या था? आणविक ठोस। दूसरा क्या था? आयनिक ठोस। तीसरा क्या था? सहसंयोजन ठोस। और अब एक लास्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं धात्विक ठोस। यह है मेटालिक सॉलिड। इंग्लिश में इसको हम लोग मेटालिक सॉलिड बोलते हैं, ठीक है। आइए अब चौथा टाइप हम लोग शुरू करें, धात्विक ठोस। सबसे पहले देखो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, एक मतलब नॉर्मली समझने के ख्याल से भी, ऐसे भी ये जरूरी है। इसमें भी आपको काफी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीज मिलेगा। देखो लिखा हुआ है, वैसा ठोस जिसमें धातु परमाणु धात्विक बंधन द्वारा बंधे होते हैं उसे धात्विक ठोस कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो आप फंस जाएंगे यहाँ पर कि ये धात्विक बंधन क्या होता है। आपको ये नहीं पता होगा शायद ये बात, तो हम समझाएंगे आपको कि धात्विक बंधन क्या होता है। आगे लिखा हुआ है कि इस आबंधन में धात्विक आयन गतिशील इलेक्ट्रॉन के चारों ओर घिरे रहते हैं। अब क्या मतलब है इसका, ये भी हम देखेंगे आगे। इस पैराग्राफ चेंज करके लिखा हुआ है, इस तरह के ठोस प्रकृति में बहुत मजबूत तथा अत्यधिक आघात वर्धनीय और तन्य होते हैं। बहुत मजबूत होता है, यदि आप उस पर प्रहार कीजिएगा हथौड़ा से तो भी जल्दी नहीं टूटेगा, और यदि आप प्रहार कीजिएगा तो तन्य होता चला जाता है, फैलता चला जाता है। ये सब बात इससे संबंधित है। आइए इस परिभाषा पर हम दोबारा फिर से आएंगे। पहले हम आपको समझाते हैं धात्विक ठोस को। इसके बारे में पहले सुनो, एक चीज समझो। जैसे लोहा का तुम परमाणु लेते हो, सॉरी लोहा का तुम रॉड लेते हो। जैसे मान लो ये लोहा का एक बड़ा सा रॉड है, ठीक है। तो लोहा तो एक तत्व है, और लोहा एक तत्व है, और लोहा के जो घटक कण होते हैं ये क्या होते हैं? लोहा के परमाणु होते हैं।
तो ये लोहा का परमाणु है और सभी परमाणु आपस में काफी मजबूत बंधन के द्वारा बंधे होते हैं। बाबू ध्यान देना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और आप शायद इसके बारे में नहीं जानते होंगे। इसको देखिए बढ़िया से। तो बाबू हमने कहा कि यह लोहा का छड़ है, लोहा का छड़ है ये, और ये जो आप देख रहे हैं गोल गोल, ये लोहा का परमाणु है। सबसे पहली बात कि यदि हम लोहा का एक लंबा सा रॉड ले लें और उस रॉड को हम तोड़ना चाहें तो मुड़ आसानी से जाएगा, लेकिन आसानी से टूटेगा नहीं। काफी मजबूत होता है, वो टूटना चाहता नहीं है। आप दो चार बार एक ही जगह से मोड़िए उड़िएगा तभी वो टूटेगा, नहीं तो इसे तो टूटेगा नहीं। आप सबको पता है कि लोहा काफी मजबूत ठोस है, देखते हैं घर बनाने में काम आता है। तो अब आप हमको ये बताइए, या ये समझने वाली बात है, इसको आप समझिए कि एक लोहा का परमाणु दूसरे से, दूसरे लोहा का परमाणु तीसरे से कहीं ना कोई बंधन या आकर्षण है, तभी तो ये सारा परमाणु एक दूसरे से उतना अच्छा से जुड़ा होता है कि जल्दी टूटता नहीं है। तो आखिर इस सब परमाणु के बीच किस तरह का आकर्षण बल काम करता है जो ये आपस में इतना स्ट्रांगली जुड़ा होता है? ये सब आपस में कैसे इतना मजबूत बंधन द्वारा जुड़ता है, ये हम कैसे कह सकते हैं? क्योंकि लोहा का परमाणु लोहा के साथ सहसंयोजन बंधन नहीं बनाएगा। सहसंयोजन बंधन का निर्माण हमेशा अधातु अधातु परमाणु करते हैं। आयनिक बंधन नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि आयनिक बंधन का निर्माण हमेशा धनायन और ऋणायन के बीच होता है, केटायन और एनायन के बीच होता है। तो आखिर किसी भी धात्विक ठोस में कैसा बंधन होता है और उस बंधन का क्या रीजन होता है कि कोई भी धातु इतना मजबूत होता है? आप देखे हैं, अल्युमिनियम मजबूत होता है, कॉपर मजबूत होता है, लोहा मजबूत है, कोबाल्ट मजबूत है, क्रोमियम मजबूत है, प्लेटिनम मजबूत है। तो जितने भी धातु होते हैं काफी मजबूत होते हैं, धातु चमकीले होते हैं। तो इस सब के पीछे का रीजन क्या है? इस सब के पीछे का एक ही मात्र रीजन है और वो है फ्री इलेक्ट्रॉन। तो अब इस बात को समझिए कि ये रीजन एक्चुअल में है क्या। देखो, ऐसा है कि आप सभी लोग जानते होंगे धातु का एक बहुत बड़ा गुण होता है इलेक्ट्रॉन त्याग करने का। धातु बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तीव्र गति से इलेक्ट्रॉन, हमेशा इलेक्ट्रॉन देना ही चाहता है धातु। ये धातु का गुण होता है। इसी गुण के कारण तो इसको हम धातु कहते हैं। वह तत्व जो हमेशा इलेक्ट्रॉन देता है धातु है, वह तत्व जो हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करता है अधातु है, और जो लेता देता दोनों है वो उपधातु है। उसमें धातु और अधातु दोनों का गुण रहता है। ठीक है, तो हम लोग क्या सोचते हैं कि इस लोहा में आयरन का जो परमाणु है यह परमाणु के रूप में ऐसे ही है जैसे आपको दिख रहा है। तो सबसे पहली बात, आपके कन्फ्यूजन को हम दूर करें। लोहा का परमाणु लोहा के ठोस में परमाणु अवस्था में नहीं रहता है, आयन अवस्था में रहता है। जैसे आयरन हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन निकालता है, दोनों तरह का वैलेंसी शो करता है। तो मान लीजिए कि आयरन इसमें +2 आयन के रूप में है, +2 पॉजिटिव चार्ज लिए हुए। अब जरा सोचिए कि यदि ये एक परमाणु 2 पॉजिटिव चार्ज आपस में ले आए तो ये कितने इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा? 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। इसी प्रकार से इस पर भी आप 2 पॉजिटिव चार्ज दीजिए तो 2 और इलेक्ट्रॉन आया, ये लो। इस पर भी 2 पॉजिटिव चार्ज दीजिए तो 2 और इलेक्ट्रॉन आया। मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज आप देते जाइएगा उतना इलेक्ट्रॉन इस बीच में जो गैप बना हुआ है उस गैप में आता चला जाएगा। तो पहली बात, धातु के ठोस में धातु का परमाणु परमाणु के रूप में नहीं बल्कि आयन के रूप में रहता है, धनायन के रूप में रहता है, और अपने बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन को मुक्त कर देता है। और वह मुक्त इलेक्ट्रॉन ये सब जो खाली जगह है इसमें घूमता रहता है। इसी इलेक्ट्रॉन को हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसी को कहा जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन, या इसी को हम कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। और यदि कोई कहे कि ये इलेक्ट्रॉन मुक्त क्यों होता है, तो यही तो धातु का गुण है, यही तो धातु का नेचर है कि ये मुक्त रहेगा। 1 मिनट, नहीं, ठीक है। तो ये धातु लगातार इलेक्ट्रॉन को मुक्त करता है। अब देखो क्या हुआ कि जितना भी धातु परमाणु है सब पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, सब पर 2 पॉजिटिव चार्ज है। और जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम रहा है, इस खाली जगह में।
इसको हम लोग बोलते हैं अंतरकाशीय स्थल। परमाणु के बीच में जो गैप बचता है ना, इसको बोला जाता है अंतरकाशीय स्थल। और इसी अंतरकाशीय स्थल में इलेक्ट्रॉन रहता है। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, अंदर अंदर लगातार घूमते रहता है, क्योंकि सब खाली जगह एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ऐसी स्थिति में ये जो इलेक्ट्रॉन है, कोई एक परमाणु को पकड़ लो, जैसे तुम इस परमाणु को पकड़ लो, इसको पकड़ लो, इस परमाणु को, तो तुम देखोगे कि इस पर भी दो पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव चार्ज को आकर्षित कर रहा होगा ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश है और इस पर धन आवेश है। तो धातु के ठोस में धातु के धनायन और घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है ड्यू टू अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज, इसी को हम लोग बोलते हैं धात्विक बंधन। और यह धात्विक बंधन काफी स्ट्रांग होता है। ये इलेक्ट्रॉन इस आयरन परमाणु को बीच में संभाल के रखेगा, ये और ये इसको संभाल के रखेगा। तो ये आकर्षण बल इतना अधिक होता है कि कोई भी ठोस काफी मजबूत प्रकृति के होते हैं। अच्छा, ऐसी स्थिति में यदि तुम हाई पोटेंशियल वाला कोई वायर इसमें सटा दो, जिसमें इलेक्ट्रॉन का काफी तेज फ्लो हो रहा है, तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन उस तार से इसमें आएगा और जितना भी ये फ्री इलेक्ट्रॉन है सबको आगे धकेल देगा, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होने लगेगा। और इसको यदि आप छूइएगा तो आपको तुरंत करंट मार देगा, क्योंकि धातु विद्युत का सुचालक होता है। कोई भी चीज विद्युत का सुचालक सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है जब उसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन हो। यदि इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होगा तो वो विद्युत का सुचालक नहीं होगा। और आप सभी जानते होंगे कि सभी धातु विद्युत का सुचालक है। उसका एक ही बहुत बड़ा रीजन है फ्री इलेक्ट्रॉन। इसको आप सेमीकंडक्टर जब हम पढ़ा रहे होंगे तो वहाँ पर आपको हम बैंड थ्योरी पढ़ाएंगे। तो बैंड थ्योरी में हम आपको चालक के बारे में, कुचालक के बारे में और अर्धचालक के बारे में डिटेल में बताएंगे। वैसे आपको फिजिक्स में भी चालक, कुचालक और अर्धचालक के बारे में सर पढ़ाएंगे। तो वहाँ भी आप चीज़ों को समझेंगे, यहाँ भी समझेंगे। वहाँ पर आप एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे। फिजिक्स में भी पढ़ना है, हम भी आपको पढ़ाएंगे। समझ में आपको दोनों जगह आएगा, इसके लिए आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। तो यदि ये फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहता तो इसमें यदि आप तार सटाते ना करंट वाला और इसको आप छूते तो आपको करंट नहीं मारता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा नहीं तो फिर इलेक्ट्रॉन का सप्लाई कैसे होगा। लेकिन यदि इलेक्ट्रॉन फ्री है तो इधर से इलेक्ट्रॉन आया, उधर गया, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हुआ, इसका मतलब है कि वो उसने विद्युत धारा को प्रवाहित होने दिया, क्योंकि विद्युत धारा क्या है? इलेक्ट्रॉन का सतत प्रवाह। तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन यदि फ्री रहा, इलेक्ट्रॉन यदि मूवेबल है सॉलिड में, तभी वो सुचालक होगा, अन्यथा सुचालक नहीं होगा। तो ये सब आगे की बातें हैं। अभी हम आपको समझा रहे थे धात्विक बंधन। उम्मीद करते हैं धात्विक बंधन आप समझ गए होंगे। धातु आयन और गतिशील इलेक्ट्रॉन के बीच का जो आकर्षण बल होता है उसी को हम लोग धात्विक बंधन कहते हैं। और सभी धातु में धात्विक बंधन ही होते हैं, जिसकी वजह से कोई धातु काफी मजबूत होता है। और आपसे कोई पूछे कि धात्विक बंधन क्या होता है, तो आप सीधा कहेंगे कि किसी भी धातु में धातु का परमाणु परमाणु के रूप में नहीं रहता है, वो आयन के रूप में रहता है और अपने बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन को मुक्त कर देता है। यह इलेक्ट्रॉन उस पूरे सॉलिड में अंतरकाशीय स्थल में जो गैप होता है उसमें लगातार घूमते रहता है। उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उसी फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण कोई भी ठोस विद्युत का सुचालक होता है। और धात्विक बंधन क्या है? तो धातु के धनायन और उस घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के बीच का जो आकर्षण बल होता है, क्योंकि धनायन है तो पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज, तो वहां पर एक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? धात्विक बंधन। और ये काफी मजबूत इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। यह काफी मजबूत बंधन होता है। तो आइए एक बार फिर से हम उस परिभाषा पर आ जाएं, जो परिभाषा अभी आपको बोला गया। बस इसके बाद हम क्लास ओवर कर देंगे। देखो, लिखा हुआ है वैसा ठोस जिसमें धातु परमाणु धात्विक बंधन द्वारा बंधे होते हैं। समझ में आ गया धात्विक बंधन द्वारा क्या होता है? उसे धात्विक ठोस कहते हैं। इस आबंधन में धात्विक आयन गतिशील इलेक्ट्रॉन के चारों ओर घिरे रहते हैं। इस तरह के ठोस प्रकृति में बहुत मजबूत तथा आयनिक, आघातवर्धनीय और तन्य होते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि आपको इसमें कोई परेशानी नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल देखो, कुछ धातु है जैसे सिल्वर, आयरन, गोल्ड, कॉपर, ईटीसी। अब हम लोग का जो अगला क्लास होगा वह क्लास होगा क्रिस्टल जालक और एकक कोष्टिका पर आधारित। तो क्रिस्टल जालक और एकक कोष्टिका को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे यहाँ से आगे। और पीडीएफ को अपडेट किया जाएगा। जो पीडीएफ आपका है वो अभी पूरा नहीं है, वह आपको शायद 17-18 पेज दिया गया है।
या पता नहीं कितना है वो याद नहीं है, लेकिन पूरा नहीं है ये याद है। 1-2 दिन में हम उसको शुरू से लेके अंत तक आपको पूरा दे देंगे, क्योंकि पूरा फाइल बन चुका है। तो हमारे पढ़ाने के बाद आप ज़रूर उतारा कीजिए, पहले मत उतारा कीजिए, नहीं तो फिर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ आपको कुछ ऐड करना हुआ जो आप पढ़े हैं तो दिक्कत होगा। दूसरी बात है कि एक बार हम पढ़ा दिए, उसके बाद आप जब उतारिएगा तो आप समझ समझ के उतारिएगा, तो एक से एक नई नई बातें आती रहेंगी। तो हमारे ख्याल से वहाँ भी आपको थोड़ी मदद मिलेगी चीज़ों को समझने में। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक की सारी बातें समझ में आई होगी। आगे का जो क्लास है क्रिस्टल जालक और एककोष्टिका, यहाँ से ये चैप्टर बहुत भारी हो जाता है। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग रेगुलर क्लास करेंगे, लाइव क्लास करेंगे, ताकि आपको हम बेहतर समझा सकें, और आपको यदि कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमसे चीज़ों को पूछ सकें। ठीक है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि अब क्लास हम ओवर कर रहे हैं।